बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से स्टडी करके आए हैं। आज हम ये देखेंगे कि अगर ट्रांजिस्टर को सर्किट में हमने कनेक्ट करना है तो उसके 3 टर्मिनल्स थे। एक था एमिटर, फिर था बेस और थर्ड वन था कलेक्टर। इन 3 टर्मिनल्स को अगर आप सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो इन तीनों टर्मिनल के बेसिस पर इसके कनेक्शन की 3 टाइप्स बनती हैं। कहा जाता है जी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस ट्रांजिस्टर कनेक्शन इन अ सर्किट इन 3 वेज इज कॉमन बेस, यानी आपके पास इसमें जो बेस होगा वो इनपुट सर्किट और आउटपुट सर्किट दोनों में शेयर हो रहा होगा। सेकंड वन है कॉमन एमिटर, इसमें एमिटर इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट्स में कॉमन होगा या शेयर हो रहा होगा। और थर्ड वन है कॉमन कलेक्टर, इसमें कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट्स में शेयर होगा। सो ये 3 बेसिकली इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि आप ट्रांजिस्टर को इन 3 मेथड से किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों कॉम्बिनेशंस का पर्पस एक ही होगा और वो मोस्टली ट्रांजिस्टर के कनेक्शंस में होता है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब ये है कि सपोज करें कि ये आपके पास एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। बाइपोलर का मतलब होता है ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें 2 जंक्शन हो। आपने पढ़ा कि एमिटर बेस के बीच में एक जंक्शन बनेगा और फिर बेस से कलेक्टर के बीच में एक जंक्शन बनता है, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर डबल जंक्शंस होते हैं, इसीलिए इसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। इसका जो एम्प्लीफिकेशन या एज एम्पलीफायर यूज है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इसको इनपुट पर कोई सिग्नल देंगे तो इस सिग्नल को जब ये ट्रांजिस्टर पास करेगा तो ये इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और आपको आउटपुट पर एक एम्पलीफाइड सिग्नल रिसीव होगा। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर इन ऑलमोस्ट ऑल सर्किट्स। आज आपने इन 3 कॉम्बिनेशंस में से जिस कॉम्बिनेशन को डिटेल के साथ स्टडी करना है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो ऑब्वियसली इसमें जो बेस वाला पोर्शन होगा वो इनपुट और आउटपुट दोनों सर्किट्स में शेयर हो रहा होगा। मैंने दोनों ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट्स बनाए हैं। ये है NPN ट्रांजिस्टर और ये है PNP ट्रांजिस्टर। आप जानते हैं कि इस साइड पर हम मोस्टली एमिटर और इधर सेंटर में बेस और ये कलेक्टर, इसमें भी इसी तरह होगा एमिटर बेस एंड कलेक्टर। और एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस्ड होगा, चाहे आप NPN ट्रांजिस्टर यूज करें या चाहे आप PNP ट्रांजिस्टर यूज करें। इसमें अगर आप करंट के डायरेक्शंस को अकॉर्डिंग टू NPN कॉम्बिनेशन ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शंस बनते हैं वो बेस करंट टूवर्ड्स द बेस बनेगा और एमिटर करंट आउट ऑफ द एमिटर होगा, कलेक्टर करंट इनटू द कलेक्टर होगा। अगर आप इन दोनों करंट्स के अकॉर्डिंग ओवरऑल डायरेक्शन देखें तो वो करंट का डायरेक्शन कुछ इस साइड पर जाएगा। इसको अगर आप सिंबॉलिकली ड्रॉ करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसके सिंबल में जो एरो होता है वो आउटवर्ड साइड पर बनता है और ये एरो हमेशा एमिटर वाली साइड पर ड्रॉ किया जाता है। सो ये एमिटर हो गया, ये आपके पास बेस है और ये कलेक्टर है। इस सिंबल में अगर हम इस पूरे सर्किट को सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करें तो बेस करंट इज टुवर्ड्स द बेस, emitter current is out of the emitter and collector current is towards the collector। अगर आप इसको कंबाइन करें सारे करंट के डायरेक्शंस को तो आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टर और बेस ये दोनों कंबाइन होकर एमिटर करंट को जनरेट कर रहे हैं। यानी इसकी जो करंट इक्वेशन आप लिखेंगे आप कह सकते हैं कि एमिटर करंट वाज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड कलेक्टर। सो एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट और यही इक्वेशन बनेगी आपके पास PNP ट्रांजिस्टर के अंदर। PNP ट्रांजिस्टर में भी ये आपके पास है एमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस और ये होगा रिवर्स्ड बाइस्ड।
इसमें जो आपके पास फॉरवर्ड बायस जंक्शन है PNP ट्रांजिस्टर में, जब आपको सिंबल भी बताया गया था तो ये बताया गया था कि इसका करंट का एरो इनवर्ड होता है, जबकि इसमें क्या था, आउटवर्ड था। क्योंकि ये इनवर्ड है और एरो हमेशा इमिटर वाली साइड पर होता है, सो इमिटर करंट आपके पास इस टाइम पर इनवर्ड है। सो इमिटर करंट इनवर्ड और आपके पास बेस करंट भी आउटवर्ड है और कलेक्टर करंट भी आउटवर्ड है। इसका मतलब जो भी इमिटर करंट इस ट्रांजिस्टर में एंटर होगी उसका एक बहुत ही माइनर सा पोर्शन बेस की तरफ फ्लो करता है और मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो कलेक्टर की तरफ जाता है। सो आपके पास ओवरऑल जो करंट का डायरेक्शन बनेगा वो बनेगा टूवर्ड्स द राइट साइड। इसमें भी अगर आप करंट की इक्वेशन बनाएं तो इमिटर करंट एंटर होने के बाद दो पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हुई। इट मींस इमिटर करंट इज डिवाइडेड इनटू बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। सो चाहे आप NPN ट्रांजिस्टर यूज करें या PNP ट्रांजिस्टर यूज करें, करंट की इक्वेशन एक ही रहती है और वो है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन था कि किस तरह एक बेस का पोर्शन अगर इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल इनपुट सर्किट में भी इन्वॉल्व है और आउटपुट सर्किट में भी। सेम इज द केस फॉर PNP ट्रांजिस्टर, बेस दोनों में कॉमन है। सो ये दोनों जो सर्किट अरेंजमेंट है ये कहलाती हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NPN या PNP ट्रांजिस्टर। और इन दोनों केसेस में जो करंट की इक्वेशन है वो यही है कि इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इनपुट सर्किट है, इस इनपुट सर्किट में जो इनपुट वेरिएबल्स हैं दो, वो कौन से हैं? वो दो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं इस बेस इमिटर जंक्शन के बीच में आने वाला वोल्टेज और ये इमिटर करंट। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करती है चीज, वो क्या है? वो है इस बेस कलेक्टर के बीच का वोल्टेज और ये कलेक्टर करंट। सो यहाँ पर मैंने अभी टोटल 4 वेरिएबल्स को डिस्कस किया। दो उनमें से थे इनपुट वेरिएबल्स, वन वाज VBE एंड द सेकेंड इज IE विच इज एमिटर करंट। और फिर है आपके पास आउटपुट, किन वेरिएबल्स के थ्रू डिस्क्राइब होती है? एक है बेस कलेक्टर जंक्शन के बीच का पोटेंशियल और दूसरा है कलेक्टर करंट। सो हम इन दो इनपुट और दो आउटपुट वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हुए इस ट्रांजिस्टर की जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ओवरऑल बिहेवियर है वो ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट पोर्ट की तरफ और देखेंगे कि किन वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे टू ऑब्जर्व इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और किन को वेरिएबल रखेंगे, और सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमें किन वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना पड़ता है और किन को वेरिएबल, और किस तरह फिर वो एक ग्राफिकल शक्ल अडॉप्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पोर्ट की तरफ, ताकि हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में ऑब्जर्व कर सकें। जी डियर स्टूडेंट, बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आपको इनपुट और आउटपुट पर जो वेरिएबल्स हैं उनको ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सारी क्वांटिटीज को ही वेरिएबल बना देंगे तो फिर आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं उनका रिलेशनशिप? जब भी आपने क्वांटिटीज का रिलेशनशिप ऑब्जर्व करना होता है तो कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं और कुछ को हम वेरिएबल बनाते हैं। सेम हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि एक वक्त में जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। जब आपने किसी भी डिवाइस, और अभी हमारी डिवाइस है ट्रांजिस्टर, इसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करनी है, एक है इनपुट और दूसरी है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फिलहाल अभी मैं आपको इस बोर्ड पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इनपुट पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इमिटर करंट और बेस करंट है। जब आपने इनपुट को ऑब्जर्व करना है तो ऑब्वियसली हम इन्हें वेरिएबल बनाएंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि मैं अगर बेस इमिटर जंक्शन के पोटेंशियल को वेरी करती हूँ तो इमिटर करंट में क्या चेंज आएगा। लेकिन जब मैं इनकी वेरिएशन या इनके रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करूंगी तो मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल है या कलेक्टर करंट है, इनको मैं
फॉर द टाइम बीइंग फिक्स्ड कर दूंगी ताकि ये फिक्स्ड हो और इनका आपस का रिलेशनशिप हमें समझ में आ सके। सो इन दोनों को फिक्स्ड और इन दोनों को वेरिएबल बनाने के लिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया उसमें आपने एक्सिस पर ड्रॉ किया है बेस एमिटर वोल्टेज और आपके पास जो वाई एक्सिस है उस पर आपने एमिटर करंट इन मिली एम्पेयर्स ड्रॉ किया और आपने जो कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल है उसे एक वक्त रखा 0 वोल्ट, इसे कांस्टेंट ही रखा, इसे आपने चेंज नहीं किया। इसको 0 वोल्ट रखते हुए बेस एमिटर को आपने इंक्रीज किया और एमिटर करंट को ऑब्जर्व किया। फिर आपने कलेक्टर बेस जंक्शन को 5 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। इसे इस वैल्यू पर फिक्स रखते हुए बेस एमिटर को इंक्रीज किया, एमिटर करंट को ऑब्जर्व किया। सिमिलरली फिर VCB को हमने 10 वोल्ट पर फिक्स कर दिया और इन दो क्वांटिटीज को ऑब्जर्व किया। जब ये हमने ऑब्जर्वेशन की, ये ग्राफ ड्रॉ हुए, तो अब इन ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? देखें, जब आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन 0 वोल्ट पर है तो आपके पास बेस एमिटर जंक्शन की जो पोटेंशियल है आप बढ़ाते जा रहे हैं। जब आपने इसे बढ़ाया तो एमिटर करंट बढ़ा, आपके पास एमिटर करंट बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एकदम से इंक्रीज हो गया। फिर आपने कलेक्टर बेस को 5 वोल्ट पर ले आए। कलेक्टर बेस जंक्शन 5 वोल्ट पर है। अब जब आप बेस एमिटर जंक्शन को बढ़ा रहे हैं तो आप एक बात गौर से देखें कि आपके पास पहले इस जगह से ऑलमोस्ट पीक स्टार्ट हो रही थी। अब आपके पास एक लो वोल्टेज पर, यानी यहाँ पर बेस एमिटर लेफ्ट साइड पर अगर आप करें तो आपने देखा कि जैसे ही ये 5 वोल्ट हुआ तो बेस एमिटर की एक कम वैल्यू पर ही आपको एमिटर करंट बढ़ता हुआ नजर आया और कंपैरेटिवली एमिटर करंट इसकी पीक वैल्यू से थोड़ा आगे गया है। सिमिलरली जब आपने बेस कलेक्टर जंक्शन का वोल्ट 10 किया तो बेस एमिटर जंक्शन यहां से आपके पास इस पोर्शन पर यानी और फर्दर एक कम वैल्यू पर ही एमिटर करंट को इंक्रीज कर रहा है। मैं इस बात को फिर एक दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब आपने कलेक्टर बेस जंक्शन को 0 वोल्ट पर रखा था और बेस एमिटर को वेरी किया था तो इसकी वेरिएशन के साथ एमिटर करंट भी क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब जब आपने कलेक्टर बेस जंक्शन को 5 वोल्ट पर रख दिया और ये कांस्टेंट ही रहा, अब आप इसे मजीद चेंज नहीं करोगे, ये इस वैल्यू पर कांस्टेंट रहेगा और आप बेस एमिटर जंक्शन का पोटेंशियल बढ़ाओगे। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे एमिटर करंट बढ़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक कम इस जगह पर ही एक कम बेस एमिटर की वैल्यू पर ही एमिटर करंट इंक्रीज हो गया और प्रीवियस केस के कंपैरेटिवली इसका ग्राफ यहाँ पर एंड हुआ, यानी एमिटर करंट और बढ़ गई। फिर जब आपने कलेक्टर बेस को 10 वोल्ट पर लाकर कांस्टेंट कर दिया, अब जब आप बेस एमिटर करंट को बढ़ाओगे और एक छोटी वैल्यू बेस एमिटर वोल्टेज की, उस पर आपको एमिटर करंट इंक्रीज होता हुआ नजर आया और इसने अपनी ज्यादा वैल्यू अटेन की इन दो प्रीवियस केसेस के कंपैरेटिवली। इनसे हमें एक बात तो ये पता चल रही है कि इस कर्व की शक्ल फॉरवर्ड बाइस्ड वाले कर्व से रिजेंबल करती है। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आपको डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग पढ़ाई थी और मैंने उस फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ ड्रॉ किया था तो वो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था। क्योंकि इसमें इनपुट पर जो बेस एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स्ड बाइस्ड, और हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इनपुट पर लगा हुआ बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होने की वजह से इन कर्व की शक्ल फॉरवर्ड बाइसिंग वाले कर्व से ही रिजेंबल करती है। दूसरी बात आपने ये नोट की कि जैसे जैसे कलेक्टर बेस का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो बेस एमिटर का जो पोटेंशियल है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि आपको लो पोटेंशियल यानी लो बेस एमिटर पोटेंशियल पर ही एमिटर करंट इंक्रीज होता हुआ नजर आया। यानी एक छोटे बेस एमिटर पोटेंशियल पर एमिटर करंट खुद को अच्छा खासा इंक्रीज कर लेती है बाय कीपिंग द वैल्यू ऑफ दीज कलेक्टर बेस जंक्शन कांस्टेंट। फिर आपने ये भी देखा कि IE इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? उसकी एक रीजन है। वो रीजन क्या है? आपने अभी देखा था कि आपके पास अगर ये सपोज NPN ट्रांजिस्टर है तो एमिटर बेस जंक्शन क्या था? फॉरवर्ड बाइस्ड।
और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स्ड बाइस्ड। सो जब आप कलेक्टर बेस जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, 0 फिर 5 फिर 10, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो आपके पास बेस और कलेक्टर के बीच में डिप्लीशन रीजन या जंक्शन बनता है, आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि रिवर्स बाइसिंग में इस जंक्शन की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो जब ये बेस कलेक्टर जंक्शन अपने पोटेंशियल को बढ़ा रहा था और एक जगह पर कांस्टेंट रख रहा था, तो ये जंक्शन आपके पास रिवर्स बाइसिंग की वजह से इंक्रीज हो रहा था। जैसे ही इस जंक्शन की विड्थ इंक्रीज हुई तो ये जो बेस है क्या ये थिन नहीं होना शुरू हो जाएगा? यस, क्योंकि जब ये जंक्शन यूं बड़ा होगा तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो बेचारा थिन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जंक्शन एक्सपेंड होगा तो बेस का जो पोर्शन है जो ऑलरेडी थिन होता है वो फर्दर और ज्यादा थिन हो जाएगा। सो जैसे ही कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस्ड हुआ, विड्थ किसकी, इस जंक्शन की इंक्रीज हो जाएगी, विड्थ इंक्रीजेस किसकी, जंक्शन की। जब ये जंक्शन की विड्थ इंक्रीज होगी तो बेस क्या हो जाएगा, बेस थिन हो जाएगा, बेस आपके पास थिन हो जाएगा। जब बेस थिन होगा तो बेस इमिटर, ये जो दो जंक्शन बने आपके पास, बेस इमिटर जंक्शन, इस पर आपको एक लेस वोल्टेज ही रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जब बेस इमिटर जंक्शन ही थिन हो गया तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड बाइसिंग और आसान हो गई। जैसे ही वो आसान हुई तो एक थोड़े से बेस एमिटर जंक्शन पर आने वाले वोल्टेज से आपको एक बड़ा एमिटर करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेस बेस एमिटर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड एंड IE स्टार्ट इंक्रीजिंग इन ह्यूज अमाउंट। सो मैं इसी पॉइंट को एक दफा फिर समझाती हूं कि जब आपने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस किया तो यहां बीच में बनने वाला जंक्शन अपनी विड्थ रिवर्स बाइसिंग की वजह से बढ़ाएगा, बेस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। जैसे ही बेस थिन हुआ तो इमिटर बेस के बीच में यहां पर जो जंक्शन बनेगा उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग आसान हो जाएगी, और बेस इमिटर जंक्शन को जो आपको पोटेंशियल देना पड़ेगा वो ऑब्वियसली कम देना पड़ेगा। जब आप कम बेस इमिटर पोटेंशियल दोगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड इमिटर करंट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो IE इंक्रीजेज इन ह्यूज अमाउंट फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बेस इमिटर जंक्शन बिकॉज कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड। सो यू कैन से IE इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर बेस, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रही है, ये बेस इमिटर की वैल्यूज पर डिपेंड कर रही। मैंने ऑलमोस्ट लिखा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं लिखा। इसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि इस सिचुएशन में जो आपके पास बेस इमिटर की स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल पर एक अच्छा इमिटर करंट आ रहा है तो इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है डेल्टा VBE ओवर डेल्टा IE। ये इस ग्राफ के स्लोप से भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसका ग्राफ का जब आप स्लोप फाइंड करेंगे तो 1 ओवर Rin आपको देगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू नहीं आएगी, इससे रिवर्स आएगी, और जब आप इसको रेसिप्रोकल को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द इनपुट रेजिस्टेंस। ये इनपुट रेजिस्टेंस क्योंकि इमिटर करंट इंक्रीज हो रही है, स्मॉल वैल्यू ऑफ बेस इमिटर पोटेंशियल, जैसे ही ये इंक्रीज हुई तो ये दोनों क्या हैं, ये इनवर्स एक दूसरे के साथ लिंक है। सो इमिटर करंट बढ़ने पर आपके पास इनपुट जो इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस है बेस इमिटर जंक्शन की वो बहुत ही कम हो जाएगी। सो यू कैन से कि इन केस ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स IE और VBE अगर वेरी कर रहे हैं फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, तो कलेक्टर बेस जंक्शन जब एक वैल्यू पर रुका हुआ है और रिवर्स बाइसिंग कर रहा है तो जब आप VBE को इंक्रीज करोगे तो इमिटर करंट इंक्रीज होगा, लेकिन बाय टाइम आपके पास एक स्मॉल वैल्यू ऑफ VBE एक बिगर वैल्यू ऑफ इमिटर करंट देगी, क्योंकि विद टाइम आपके पास इनपुट इम्पीडेंस कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो ये तो था आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब देखते हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस भी बताया अभी, कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज। और इन दो क्वांटिटीज का रिलेशनशिप ऑब्जर्व करने के लिए अभी हमें इनपुट वेरिएबल्स को या इनपुट फैक्टर्स को फिक्स करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और इनपुट फैक्टर्स हैं एमिटर करंट एंड बेस एमिटर पोटेंशियल। इन वेरिएबल्स को अभी आप क्या कर देंगे, फिक्स्ड वैल्यूज देंगे। और डिफरेंट वैल्यूज को फिक्स्ड रखते हुए हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल अगर वेरी करता है तो इन दो क्वांटिटीज में किस तरह का वेरिएशन आता है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को जब आप ऑब्जर्व करते हैं और ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं तो उन ग्राफ्स को बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है एक्टिव रीजन, और ये बेसिकली एम्प्लीफिकेशन वाले प्रोसेस में यूज होने वाला रीजन होता है। एक होता है कट ऑफ रीजन, जिसमें आपके पास ऑब्वियसली जो कलेक्टर करंट है वो कम होती है। एक होता है आपके पास सैचुरेशन रीजन। इन तीनों रीजन्स को हम थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। पहले ऑब्जर्व करने के लिए मैं आपको इन दो वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ग्राफ समझाती हूँ। आपने एक्स एक्सिस पर लेना है कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज और वाई एक्सिस पर आपने कलेक्टर करंट को ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट एमिटर करंट की वैल्यूज को एक वक्त में कांस्टेंट रखकर VCB को वेरी किया और ऑब्जर्व किया कि IC में क्या वेरिएशन आती है। सपोज करें कि मेरे पास IE 0 मिली एम्पेयर है। आपने जैसे जैसे कलेक्टर बेस जंक्शन का वोल्टेज बढ़ाया तो क्या हुआ, इनिशियली थोड़ा सा जो आपके पास ऑब्वियसली एमिटर करंट इस वक्त 0 है तो कलेक्टर करंट वैसे तो 0 होना चाहिए था क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन क्योंकि आपके पास NPN ट्रांजिस्टर के जो जंक्शंस हैं वहां पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कोई ना कोई करंट जनरेट कर रहे होते हैं जो कि कलेक्टर करंट बनता है। सो इन दिस केस when IE is 0 milliampere and you are increasing collector base junction, तो you will observe कि आपके पास जो कलेक्टर करंट है वो थोड़ी सी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जनरेट हुई, लेकिन उसके बाद आप भले कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन कलेक्टर करंट ने कसम खाई हुई है कि मैंने नहीं बढ़ना अब मजीद। सो कलेक्टर करंट यहाँ से आगे अब क्या है, कांस्टेंट है। जब तक आप एमिटर करंट को फर्दर एक इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं देंगे कलेक्टर करंट भी अब नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ तक तो आपने ये देखा कि इस रीजन में आपके पास कलेक्टर करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। सो ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्योंकि इसमें आपके पास कलेक्टर करंट आउटपुट पर रिसीव ही नहीं हो रही होती और आपका जो ट्रांजिस्टर है वो लगता है कनेक्टेड ही नहीं है सर्किट में। फिर आपके पास इसी में जो आपके पास ये वाला पोर्शन है ये कहलाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपने एमिटर करंट अब कर दिया 1 मिली एम्पेयर, फिर आपने किया 4 मिली एम्पेयर। सो जब आप कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं और फॉर दिस 1 मिली एम्पेयर तो आपके पास जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज हुआ और एक कांस्टेंट वैल्यू उसने अटेन कर ली, क्योंकि यही कांस्टेंट वैल्यू आपको फॉर योर एम्पलीफायर सर्किट रिक्वायर्ड होगी। फिर अगर आप IE को 4 मिली एम्पेयर पर रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो अगेन कलेक्टर करंट यहाँ पर आई और उसने अपनी एक वैल्यू फिक्स कर ली। फिर 5 मिली एम्पेयर के लिए CB वोल्टेज बढ़ा और आपके पास कलेक्टर करंट ने एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ली। ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे ही कलेक्टर बेस जंक्शन का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हुआ, कलेक्टर करंट क्या करेगी, कलेक्टर करंट अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे ही आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये एक सर्टेन वैल्यू पर आकर रुक जाएगी और फर्दर फिर आगे आपको इसमें कोई इंक्रीज नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ कह रहा है कि IC की मजीद वैल्यू ऊपर नहीं जा रही, वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर है। सो
VCB अगर इंक्रीज हो रहा है, IC चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट ही रह रहा है। इसका मतलब ये कि IC VCB पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट है। ये बेचारा बढ़ रहा है, लेकिन कलेक्टर करंट की जिद है कि मैं तो नहीं बढ़ूंगी, तुम बेशक बढ़ते हो तो बढ़ जाओ। सो VCB इंक्रीज होता भी जाएगा, बट कलेक्टर करंट विल नॉट डिपेंड ऑन VCB, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCB। किस पर डिपेंड कर रही है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन IE, क्योंकि जब जब IE बढ़ा, कलेक्टर करंट ने खुद को बढ़ाया। सो कलेक्टर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन पोटेंशियल। किस पर फिर डिपेंड कर रही है? एमिटर करंट पर। सो यू कैन से कलेक्टर करंट इज प्रोपोर्शनल टू एमिटर करंट, और जब आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कांस्टेंट आएगा जो कहलाता है अल्फा, और इसे आप करंट गेन भी कह सकते हैं। सो अगर मैं इस अल्फा की इक्वेशन लिखूं तो अल्फा बनेगा IC डिवाइडेड बाय IE। अगर यहाँ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक IE की वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ IE, एक ही वैल्यू होगी IC की। सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ IE, IC हैज वन वैल्यू। लेकिन अगर आप डायनेमिक वैल्यू को डिस्कस करें, जिसका मतलब है कि आप IE को चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी चेंज होगा। सो उसमें ये डेल्टा इंडिकेट कर रहा है चेंजिंग इमिटर करंट, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास चेंजिंग कलेक्टर करंट भी आएगा। सो ये दो इक्वेशंस, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इमिटर करंट के कोरस्पॉन्डिंग कलेक्टर और एक वेरिएबल इमिटर करंट के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल कलेक्टर करंट को डिस्क्राइब कर रही है। और एक बात याद रखिएगा कि अल्फा की जो वैल्यूज होती हैं वो 0.5, 0.78, 0.9 और 1 से हमेशा कम रहती हैं, 1 से ज्यादा नहीं होती। सो ये तो सारी कहानी थी कि कलेक्टर करंट, एमिटर करंट किस तरह आपस में लिंक्ड होते हैं। सो इन्हीं ग्राफ्स में हमने ये ऑब्जर्व किया, फॉर फिक्स्ड IE, IC विल बी कांस्टेंट। दिस रीजन इज यूज्ड इन एम्प्लीफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड द एक्टिव रीजन ऑफ द सर्किट। सो क्योंकि जो भी आपको एम्प्लीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इतनी आउटपुट पर कलेक्टर करंट चाहिए, तो उस कलेक्टर करंट के अकॉर्डिंग आप एमिटर करंट एडजस्ट कर लेते हैं। सो आपको एक कांस्टेंट एम्प्लीफाइड कलेक्टर करंट मिलती रहती है। ये तो था आपका एक्टिव रीजन और ये था आपके पास कट ऑफ रीजन। अब मूव करते हैं और देखते हैं कि सैचुरेशन रीजन में क्या वैल्यूज हैं बेस एमिटर, कलेक्टर बेस और कलेक्टर करंट की। इसके लिए हम मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सैचुरेशन रीजन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सैचुरेशन रीजन बेसिकली वो रीजन होता है जिसमें हम कलेक्टर बेस जंक्शन के पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम कलेक्टर बेस जंक्शन के पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो आपके पास जो y एक्सिस पर कलेक्टर करंट है, इसकी वैल्यू में कैसा चेंज आएगा। उसके लिए अगर आप देखेंगे, आपने अभी जो ट्रांजिस्टर लिया था वो था NPN ट्रांजिस्टर, और मैंने आपको कई दफ़ा बताया इसमें कि ये जो जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन, ये आपने किया फॉरवर्ड बाइस्ड, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इसे आपने रिवर्स्ड बाइस्ड किया है। और इसकी रिवर्स बाइसिंग के लिए आपने इस N साइड को बैटरी की पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू के साथ कनेक्ट किया था, और इस साइड से अगर आप देखें तो ये आपका कलेक्टर बेस जंक्शन इस वक्त इसकी N साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम कलेक्टर बेस जंक्शन को डिक्रीज करेंगे। सो देखते हैं कि अगर हम इसको ग्राफिकली डिक्रीज करें तो क्या होगा। सपोज करें कि आपने ये VCB जो कि कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल है, इसे कम करना स्टार्ट किया, तो आप एक्स एक्सिस की जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड है उसको अप्रोच करने लग गए। इसका मतलब यह है कि कलेक्टर बेस जंक्शन को जो पोटेंशियल मिल रहा है अब वो नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये N साइड जो कि पहले पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड थी, अभी क्या हुआ है, हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को इतना कम कर दिया कि उसकी वैल्यूज क्या होना स्टार्ट हो गई, नेगेटिव। तो ये वाला जो पोटेंशियल है ऑब्वियसली अब ये रिवर्स हो जाएगा।
जैसे ही ये पोटेंशियल रिवर्स हुआ या कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल पॉजिटिव से शिफ्ट होकर नेगेटिव हुआ, तो क्या ये अब रिवर्स्ड बाइस्ड रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपके पास एन साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो गई, सेम कनेक्शन हो गए, तो ये जंक्शन अब आ जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर। सो इस सिचुएशन में जैसे ही आप कलेक्टर बेस जंक्शन को कम करते हैं तो आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल होने और फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन होने की वजह से अब इस पूरे जंक्शन में जो कलेक्टर करंट होगा वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? उसकी रीजन कि जब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस से भी इंजेक्ट हुए, इसका अपनी भी थिकनेस ज़्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते थे, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता था और इसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से कलेक्टर करंट इंक्रीज होती थी। लेकिन अभी आपने क्या किया? इसको पॉजिटिव से नेगेटिव कर दिया। जब आप नेगेटिव करेंगे तो क्या ये नेगेटिव पोटेंशियल इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द आउटपुट? ऑब्वियसली अब वो उन्हें रिपेल करेगा इंस्टेड ऑफ अट्रैक्शन। सो ऑल्दो ये जंक्शन अब फॉरवर्ड बाइस्ड है बिकॉज ऑफ दिस चेंज, लेकिन इस फॉरवर्ड बाइसिंग के बावजूद भी आपको आउटपुट की तरफ कोई भी करंट फ्लो करता हुआ नजर नहीं आएगा। सो अब आप ये कहेंगे कि आपने वो सिचुएशन अचीव कर ली जिसमें बेस एमिटर तो पहले ही फॉरवर्ड बाइस्ड था और अब कलेक्टर बेस जंक्शन भी क्या हो गया है? फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया। और इन दोनों की फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से आपका ये जो ट्रांजिस्टर होगा ये सैचुरेशन रीजन में एंटर हो जाएगा और इस सैचुरेशन रीजन को शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम आपके इस रीजन के अंदर दोनों जो बैरियर्स हैं वो इस वक्त फॉरवर्ड बाइसिंग में हैं, तो ये एक शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर होगा, ये क्लोज स्विच का बिहेवियर देगा, लेकिन उस क्लोज स्विच होने के बावजूद आपके पास आउटपुट पर कलेक्टर करंट 0 होगा। अब अगर आप इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो ग्राफिकली आप कोई भी एमिटर करंट की वैल्यू ले लें। सपोज करें हमने एमिटर करंट 4 मिली एम्पेयर पर फिक्स्ड की और कलेक्टर बेस जंक्शन को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, तो आपके पास कलेक्टर करंट यहाँ तक तो मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव साइड पर शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ तो कलेक्टर करंट डिक्रीज होकर क्या हो गई? 0 हो गई। सो इसमें आपने ये ऑब्जर्व किया, एज कलेक्टर बेस जंक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड इट गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, कलेक्टर करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। अभी मैंने आपको समझाया कि वो कलेक्टर करंट क्यों डिक्रीज होगी। फिर है कि अगर आप इसके आउटपुट पर लगे हुए पोटेंशियल को, जो कि ये वाला है VCC, अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, इंस्टेड मैंने कहा कि डिक्रीज करने के आप इसको रिमूव ही कर दें। अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग जो आउटपुट पर VCC पोटेंशियल कनेक्टेड है, इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या होगा? जैसे ही आपने इसे रिमूव किया तो आपके पास बेस में जो इलेक्ट्रॉन या करंट एंटर हो रही थी वो कलेक्टर की तरफ एंटर होना रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एंटर ही इसमें इसलिए हो रही थी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। आपने जैसे ही इसको रिमूव कर दिया तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो बेस रीजन से कलेक्टर में करंट का एंटर होना खत्म हो जाएगा। सो एज वी रिमूव VCC, then electrons in the base region will not enter in the collector region and IC starts decreasing. So collector current इस केस में भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। So आपने ऑब्जर्व किया कि ये वो सिचुएशन थी जिसमें एमिटर बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों क्या हो गए थे? फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि आपने कलेक्टर बेस जंक्शन को डिक्रीज करते हुए नेगेटिव साइड पर शिफ्ट किया। अब इस सिचुएशन में अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करें तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आपसे लॉजिकली भी पूछा जाए कि कलेक्टर करंट इसमें 0 हो रही है तो आउटपुट का रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा, तो एक लॉजिकल आंसर भी बनता है कि आउटपुट का रेजिस्टेंस फिर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली 0 तक पहुंच गया। अगर आप इस ग्राफ से आउटपुट रेजिस्टेंस का फार्मूला बनाएं तो वो ये बनता है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अभी आपने देखा कि कलेक्टर करंट अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया,
जिसका मतलब है कि आउटपुट का जो रेजिस्टेंस होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिट हो जाएगा, यानी मैक्सिमम हो जाएगा। सो इस रीजन में जो आपका आउटपुट का रेजिस्टेंस का बिहेवियर है वो मैक्सिमम होता है, और इस मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वजह से आपको आउटपुट पर जो कलेक्टर करंट रिसीव होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था सैचुरेशन रीजन। क्योंकि ये तीनों रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन, तीनों थोड़े मुश्किल हैं। सो इनको दोबारा एक दफ़ा समराइज कर लेते हैं ताकि अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, आज आपने जो टोटल 3 रीजन डिस्कस किए वो थे एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। इसमें जो एक्टिव रीजन था वो ऑब्वियसली एम्प्लीफिकेशन में यूज़ होता था, और वो ज़्यादा कॉमन यूज़ है ट्रांजिस्टर का, क्योंकि उसमें आपने पढ़ा कि जो बेस एमिटर जंक्शन है वो है फॉरवर्ड बाइस्ड और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो है रिवर्स्ड बाइस्ड। ये आसान है रीजन समझना, क्योंकि इसमें आपके पास ये जंक्शन था फॉरवर्ड बाइस्ड और यहाँ पर आपके पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन था वो था रिवर्स्ड बाइस्ड, और इसके स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल ने इसमें मौजूद कलेक्टर करंट को अट्रैक्ट किया और आपके पास आउटपुट पर कलेक्टर करंट इंक्रीज होकर एम्पलीफाई होकर आपको मिला। इस रीजन में जब आप हों तो आप कहेंगे कि इन एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर एंड वी आर ऑब्जर्विंग एम्पलीफिकेशन, एंड इन दिस रीजन इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। ये क्या था? फॉरवर्ड बाइस्ड था। और जो कलेक्टर बेस जंक्शन था वो क्या था? वो रिवर्स्ड बाइस्ड था। ये तो था आपका एक्टिव रीजन। उसके बाद हमने कट ऑफ रीजन को भी डिस्कस किया था। कट ऑफ रीजन में आपने ये ऑब्जर्व किया था कि जब कलेक्टर बेस जंक्शन और कलेक्टर करंट के बीच में आपने ग्राफ बनाया और आपने ये वैल्यू ली कि इमिटर करंट अगर 0 है, अगर इमिटर करंट 0 था तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपके ग्राफ की जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो भी बहुत ही कम है, अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल थी। और इस जगह पर अगर आपको कोई कलेक्टर करंट मिल रही थी तो उसको हमने कहा था कि ये एक रिवर्स सैचुरेशन करंट है, यानी ये रिवर्स बाइसिंग में मौजूद जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अगर वो कोई स्मॉल सी करंट जनरेट करते हैं तो वो इस रीजन में आपको नजर आएगी। अब इस कट ऑफ रीजन में कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड है और कौन सा रिवर्स्ड बाइस्ड है उसको देखते हैं। जब आपके पास इमिटर करंट 0 है और आप कह रहे हैं कि इसके 0 होने की वजह से हमारे पास कलेक्टर करंट भी 0 है, तो नॉर्मल तो ये था कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है और ये क्या है? रिवर्स्ड बाइस्ड है। सो अब क्या हो रहा है कि इमिटर करंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब इमिटर करंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास बेस इमिटर जंक्शन है इसको आपने पहले क्या किया था? फॉरवर्ड बाइस्ड, और ये करंट इंजेक्ट करवा रहा था जिससे आप इमिटर करंट और फिर बेस करंट जनरेट हो रही थी। लेकिन अभी इमिटर करंट क्या मैंने ग्राफ पर शो की है? 0। अगर वो 0 है तो इसका मतलब कि इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग में जो यहाँ पर पोटेंशियल कनेक्टेड है वो इतना लो पोटेंशियल है कि वो इस जंक्शन के बैरियर को क्रॉस नहीं करवा रहा। जब बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ फॉरवर्ड नहीं बल्कि रिवर्स बाइसिंग का बिहेवियर इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टेड पोटेंशियल फॉरवर्ड बाइसिंग के पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट से कम है। सो पोटेंशियल कम होने की वजह से ये फॉरवर्ड बाइसिंग की बजाय क्या बिहेवियर देगा? रिवर्स बाइसिंग का। और रिवर्स बाइसिंग की वजह से यहाँ इमिटर करंट क्या होगा? 0 होगा, और इसके 0 होने की वजह से ऑब्वियसली आपके पास आउटपुट की तरफ कोई भी कलेक्टर करंट जनरेट नहीं होगा। सो आप ये कह सकते हैं कि कट ऑफ रीजन में जहां आपके पास इमिटर करंट 0 है, कलेक्टर करंट भी 0 है, और ये आपके पास दोनों जो जंक्शन है इस टाइम पर वो क्या है? रिवर्स्ड बाइस्ड हैं। और इसी NPN जो आपके पास, अगर आपने इस तरह रीजन शो किए हैं और इसको आप डायोड की फॉर्म में शो करना चाहें तो ये 2 बैक टू बैक डायोड्स बनते हैं, जिनकी दोनों आपने अगर इनको बैक साइड्स कहें, इन्हें जोड़ दें तो ये 2 क्या हैं? P रीजन्स हैं, ये N और ये भी N। सो इस टाइम पर जब आप कट ऑफ रीजन में हैं तो ये वाला जंक्शन तो आपके पास रिवर्स्ड बाइस्ड था ही, अब ये वाला जो आपके पास जंक्शन है ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड बाइस्ड, क्योंकि इमिटर करंट क्या हो रही है? 0 हो रही है। जब ये दोनों जंक्शन रिवर्स्ड बाइस्ड हैं तो आपके पास एक ओपन स्विच का बिहेवियर होगा, जिसका मतलब ये है कि
कि आपका स्विच ओपन है और आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा टुवर्ड्स द आउटपुट, क्योंकि इसमें इनपुट का करंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली आउटपुट का करंट भी 0 होगा। सो दोनों जंक्शंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस्ड हो जाएंगे इन कट ऑफ रीजन। अब अगर आप लास्ट जो भी हमने डिस्कस किया सैचुरेशन रीजन उसको देखें तो सैचुरेशन रीजन में मैंने आपको बताया कि आपने कलेक्टर बेस जंक्शन के पोटेंशियल को इतना डिक्रीज करना है कि यहाँ पर ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है इससे मिलने वाला पोटेंशियल क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। जैसे ही ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब ये वाली पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे ही ये पोलैरिटी रिवर्स हुई तो आपके पास ये वाला जंक्शन जो पहले था रिवर्स बाइस्ड, अब इस पोलैरिटी के रिवर्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। और जैसे ही ये फॉरवर्ड बाइस्ड हुआ तो ये तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस्ड था, तो आप कहेंगे एमिटर बेस कलेक्टर बेस जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बाइस्ड। और फॉरवर्ड बाइसिंग है तो ये एक क्लोज स्विच का बिहेवियर होगा। इसमें आपके पास एमिटर करंट कलेक्टर करंट दोनों अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पर होंगी, लेकिन कोई भी करंट आपको आउटपुट की तरफ नहीं मिलेगा, इसके अंदर ही सारे मूवमेंट्स होंगी और ये ट्रांजिस्टर इस वक्त एक शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर देगा। अगर आप इसी सारे प्रोसेस में एम्प्लीफिकेशन ऑफ करंट या एम्प्लीफिकेशन फैक्टर डिराइव करें तो उससे कहा जाता है अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर को करंट गेन फैक्टर भी कहते हैं, यानी आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट है आपके पास कलेक्टर और इनपुट करंट है एमिटर करंट। इस अल्फा फैक्टर की वैल्यू इस सारे केस में आपके पास लेस देन 1 रहती है, जिसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज 0.1 से लेकर 0.999 तक तो हो सकती हैं, बट ये 1 नहीं हो सकती। सो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हो, विच मीन 0.999 तक तो होगा बट 1 नहीं होगा। सो अल्फा फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन विच इज द करंट गेन फैक्टर, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। सो डियर स्टूडेंट, ये था आपके पास कि किस तरह आप एक ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में 3 डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जर्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को हम डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।